तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के ग्रुप ए फिजिकल ज्योग्राफी के लेसन 1 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और उससे रिजल्टेंट लैंडफॉर्म यानी कि बहिर्जात प्रक्रिया और उससे बनने वाले स्थलाकृतियों को समझेंगे आज हम। ठीक है, पहले मैंने इस वीडियो के मतलब इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के ऊपर इसके सिलेबस को क्लास 10 के बता चुका हूँ। तो आपको अगर और अच्छे से जानना है इसे तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख ले, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में 5 भागों में डिवाइड करने का कोशिश किया क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको इतनी जल्दी समझा नहीं जा सकता और मैं रुक रुक के इसके हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके मेन नाम पे उसके नाम जो उसका नाम दिया हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसके नाम पे पहले ध्यान दे देते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है बहिर्जात प्रक्रिया, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और रिजल्टेंट लैंडफॉर्म और इससे बनने वाले लैंडफॉर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब आपको बहिर्जात प्रक्रिया के पूरे कंसेप्ट को समझाऊंगा और यहाँ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को 4 भागों में देखा जा सकता है। पहला होता है हमारा बहिर्जात प्रक्रिया से जुड़ा सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नदी के बारे में बताना और इसके बाद हमारा वायु और इसके बाद ग्लेशियर। ये 4 भागों में बटा हुआ है। इस चारों भाग को हम लोग एक एक करके समझेंगे। आज हम लोग का आज का हमारा पहला वीडियो है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को हम समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस मतलब बहिर्जात प्रक्रिया आया कहाँ से है। तो बहिर्जात प्रक्रिया आया हुआ है डेनुडेशन प्रोसेस से। अब ये समझते हैं डेनुडेशन प्रोसेस क्या होता है, अन्नाच्छादन प्रक्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हमें इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम पे फोकस करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम में हमारा पेपर 2-3 भाषाओं में आएगा, हिंदी में आएगा, बांग्ला में आएगा और इंग्लिश में आएगा। अगर हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आप कब चेक करेंगे जब आपको इंग्लिश का नाम आएगा तब, इसलिए इंग्लिश पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि डेनुडेशन प्रोसेस अन्नाच्छादन प्रक्रिया क्या होता है। तो इसको मैंने 3 पॉइंट में बताने की कोशिश किया है कि भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। भूपटल यानी कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, आवरण, ठीक है, उसको भूपटल कहा जाता है। ये क्या करता है, उस पर परिवर्तन करता है और कैसे करता है, तो ये प्रक्रियाओं का समूह है, प्रक्रियाओं के समूह से करता है और ये धीमी गति से होती है। क्या होता है, बहुत धीमी गति से होती है, मतलब ये मान लीजिए आप 500-600 सालों तक होती है जिसके बाद हमको पता चलता है। तो इतने साल तक तो हम देख भी नहीं सकते ना, ये हो जाने के बाद हमको पता चलता है। इसके बाद इससे क्या होता है, तो ऊपरी सतह पर चट्टानों का कटाव और क्षरण होता है। तो क्या करते हैं, ऊपरी सतह पे, किसके ऊपरी सतह पे, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे क्या करता है, चट्टानों का, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे तरह तरह के चट्टान पाए जाते हैं। कहीं पे पहाड़, कहीं पे पर्वत, है ना, कहीं पे मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के अंदर भी चट्टानी होता है हमारा। तो इन सभी चट्टानों का क्या करता है, ये चट्टानों को काटता है या उसका क्षरण करने का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको अलग करता है, इसी को क्षरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। अब इसके हम डेफिनेशन को समझे, तो डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे, तो मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा कि भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं का वो समूह जो काफी मंद गति से, धीमी गति से होता है और इससे क्या होता है, इससे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चट्टानों का कटाव और क्षरण होता है। इसी को हम लोग अन्नाच्छादन प्रक्रिया कहते हैं। मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि भूपटल पर परिवर्तन करने वाली प्रक्रियाओं का वह समूह जो काफी धीमी गति से होता है और ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चट्टानों का कटाव और क्षरण करता है, इसी को अन्नाच्छादन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अपने बातों को ध्यान देके आप चाहे तो इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, अभी बना सकते हैं। आप खाता कॉपी और पेन पेंसिल जो भी चाहे आप लेके रख सकते हैं आप अपने पास में और उसमें इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को समझना होगा कि ये क्या है, ये प्रक्रियाओं का समूह है। तो हमको इस जो प्रक्रिया इसके अंदर आती है, ये जिन प्रक्रियाओं का समूह, उन प्रक्रियाओं का हमको समझना होगा। मतलब अब आगे देखते हैं इसके प्रक्रियाओं के समूह को। तो हमने जैसे बताया आपको कि डेनुडेशन प्रोसेस जो होता है वो प्रक्रियाओं का समूह है। तो देखते हैं ये कौन सी प्रक्रिया है, जिन किन प्रक्रियाओं का ये समूह डेनुडेशन अन्नाच्छादन प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 भागों में इसको बांट दिया डेनुडेशन प्रोसेस को। एक को कहा जाता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस और दूसरे को कहा जाता है इंडोजेनेटिक प्रोसेस या इंडोजेनिक प्रोसेस। 2 नामों से इसको जाना जाता है। इसको हम लोग एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक भी कह सकते हैं, इसको इंडोजेनेटिक या इंडोजेनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की प्रक्रिया है जो डेनुडेशन प्रक्रिया की सहायता करती है। तो समझते हैं हम लोग एक एक करके कि ये प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला आता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस, इसको हिंदी में बहिर्जात प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम इसके नाम को समझते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बताया था मैंने कि नाम पे फोकस करना है हमें। अगर नाम हमारा अच्छे तरह से क्लियर होगा तो एग्जाम में कोई भी नाम दे दे, कितना भी बदल के नाम दे दे, इंग्लिश के नाम पे हिंदी के नाम अगर अच्छे से हमारे दिमाग में होंगे तो हम उसका आंसर आराम से दे देंगे। और बहुत बार तो क्वेश्चंस के आंसर उनके नाम में ही छुपे होते हैं। जैसे कि इसका भी आंसर देखिए नाम में छुपा हुआ है। जैसे नाम इसका क्या दो है, बहिर्जात प्रक्रिया, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं, बहिर मतलब बोल सकते बाहर और जात मतलब बोल सकते जनित। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
एक्सो और जेनिक, यानी कि एक्सो का मतलब होता है बाहरी और जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न होने वाली। यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया एक्सोजेनिक प्रक्रिया है, ठीक। और ये एक तरह का इसमें क्या होता है, बाहरी बल होता है या बहिर्जात बल जिसको कहते हैं। अगर हमको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछेगा प्रक्रिया किसे कहते हैं तो इसको प्रक्रिया की तरह बताएंगे, और पूछेगा बल किसे कहते हैं तो इसको बल की तरह बताएंगे। आगे चल के बताते हैं इसको। ऐसे क्या होता है, स्थल रूप या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्थल रूप मतलब आपको समझाया था मैंने, स्थल रूप कितने तरह के होते हैं। देखिए ये हमारा स्थल है, इसको बाहर से हमें देखें तो इस पे कई तरह के रूप दिखाई देंगे हमको। कहीं पे तालाब दिखाई देगा, कहीं पे नदी दिखाई देगी, कहीं पे नहर दिखाई देगा, कहीं पे पहाड़ दिखाई देगा, है ना, कहीं पे घर दिखाई देंगे। ये स्थल का एक रूप ही ना है, स्थल के चेहरे नहीं ना है। तो यही स्थल रूपों का ये निर्माण करता है, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस या उसमें बदलाव करता है। ये किन तरीके से होता है, या बोला जाएगा इसके एग्जांपल्स क्या है। यहाँ पे तो इसके एग्जांपल्स को हम नहीं बताएं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं के कारण होता है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इंडोजेनिक प्रोसेस। इंडोजेनिक प्रोसेस को इंग्लिश में अंतर्जात प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब इंडो का मतलब हो गया अंदर और जेनिक का मतलब हो गया उत्पन्न होने वाला, मतलब अंदर के बल को आंतरिक बल भी कहा जाता है, ठीक है। स्थल रूप या स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मतलब इंडोजेनिक प्रोसेस से क्या होता है, स्थल रूप और स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि एक्सोजेनिक प्रोसेस से हो रहा था हमारा, वैसे इससे भी होता है। और इंडोजेनिक मतलब आंतरिक भाग, मतलब इधर पे पृथ्वी के अंदर में जो जो प्रक्रिया होती है उसको इंडोजेनिक प्रोसेस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हमारा हो गया ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, भूपृष्ठ का, ये जो भूपृष्ठ हमारा भूपृष्ठ का बाहरी आवरण है इसका मुड़ना, ठीक है, टूटना और धंसना, ये सब हमारा अंतर्जात प्रक्रिया या इंडोजेनेटिक प्रोसेस में आता है। इसका एक रूप है। हम लोग अब थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं अपने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को, मतलब जिसको बहिर्जात प्रक्रिया कहा जाता है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस मतलब बाहर में उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया। पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया को एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं। अगर कहा जाएगा कि एक्सोजेनेटिक बल यानी बाहरी बल किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होने वाले बल को, ठीक है, जिससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे एक्सोजेनेटिक बल कहेंगे। और अगर बोला जाएगा प्रक्रिया, तो पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होने वाले बल जिससे कि तरह तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसको हम लोग एक्सोजेनेटिक प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसका जो मुख्य उदाहरण हमारा हो गया अपक्षय और अपर्दन से होने वाली प्रक्रिया, इसकी मुख्य उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अंतर्जात प्रक्रिया को, तो अंतर्जात प्रक्रिया किसे कहेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं को अंतर्जात प्रक्रिया कहेंगे। और बोला जाए अंतर्जात बल, तो बोलेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। और इस बल से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और इस निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अंतर्जात प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया था ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी जो फूटता है वो अंदर से ही फूटता है ना, उसमें से क्या निकलता है हमारा मैग्मा, जी मैग्मा निकलता है। और भूकंप का आना, भूकंप कहाँ से आता है, तो जमीन के, जब भूकंप आता है तो जमीन का आंतरिक भाग प्रभावित होता है ना, जमीन हिलता है ना, कंपन करता है। इसके बाद भूपृष्ठ का मुड़ना, टूटना, धंसना, बहुत ऐसे आंतरिक क्रियाएं होती है जिससे क्या होता है कि हमारा जो भूपृष्ठ का ये ऊपरी आवरण है ये कभी मुड़ जाता है, ये कभी क्या होगा ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा या कहीं पे फट जाएगा, इसी को हम लोग फटना बोलेंगे, धंस जाएगा। फटेगा तो क्या होगा, बीच का भाग धंस जाता है कभी, तो कभी ऊपर का भाग रह जाता है, तो दो साइड के भाग इसके धंस जाते हैं। ये सभी प्रक्रिया कहाँ आ जाती है, अंतर्जात प्रक्रिया में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब ये जो प्रक्रिया है, जो डेनुडेशन प्रक्रिया है, इस डेनुडेशन प्रक्रिया का ये जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है जिसको हमको समझना है वो यहीं पे रह जाएगा, और अंतर्जात प्रक्रिया को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। इसलिए अंतर्जात प्रक्रिया को हमको अच्छे तरीके से समझ के रखना है, क्योंकि अंतर्जात प्रक्रिया से बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है। इसका एक अलग ही चैप्टर है, इसको हम लोग क्लास 9 में समझ चुके अच्छे तरीके से। हमको समझना क्या है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का फोकस रहेगा। तो आप समझते हैं आगे कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के, ये प्रोसेस के प्रकार को, कितने प्रकार का होता है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया। पहले को वेदरिंग कहा जाता है यानी कि अपक्षय या ऋतु क्षरण, ठीक है, और दूसरे को इरोशन कहा जाता है जिसका मतलब होता है अपर्दन। तो हम लोग पहले वेदरिंग को समझते हैं, वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग को समझने के बाद ही हमारा ऋतु क्षरण, मतलब ये जो हमारा है इरोशन, ये अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है और एग्जाम में उल्टा भी पूछता है, ठीक है। हम लोग को हर एक चीज पे फोकस रखना है, नाम पे फोकस रखना है सबसे पहले, और इसके बाद इसके हर एक भागों को फोकस रखना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या बताया गया, पहला बात तो ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में होता है। दूसरा ये टूट फूट की प्रक्रिया, क्या है ये टूट फूट की प्रक्रिया, मतलब टूट फूट किसमें होगी, तो चट्टानों में टूट फूट होगी, ठीक है, जो भी चट्टानें होती है उसमें टूट फूट होती है। तीसरा बात, तो चट्टानें जो टूट फूट जाती है वो कहाँ होता है उनका, वो बिखर जाती है, और बिखरने के बाद क्या होता है उनका परिवहन नहीं होता। परिवहन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं पहुंचती, जहाँ रहती है वहीं की वहीं रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ,
ठीक है। और इसके कुछ एजेंट्स, मतलब एजेंट्स का मतलब होता है कारक, मतलब किनके कारण ये चीजें होती है या कौन कौन चीजें ये घटनाएं करती है, वेदरिंग का जो काम है वो कौन कौन चीजें करती है। तो इसके कुछ भौतिक कारक है, कुछ रासायनिक कारक है, कुछ जैविक कारक है। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे, फिलहाल मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि भौतिक कारक का मतलब होता है तापमान। जैसे भौतिक हमको मौसम में या फिर हमको ऊपर से सामने देखने में जो कुछ भी चीजें दिखाई देती है उसको भौतिक बोलेंगे। जैसे कि जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता उसको भौतिक बोलेंगे। जैसे कि हमारा हो गया तापमान का बढ़ना, सूर्य ताप का बढ़ना, इससे भी होता है। पाला मतलब ठंडी, इससे भी होता है। इसके बाद वर्षा से होता है। पृथ्वी के ऊपर जो दबाव है, इस दबाव से भी होता है हमारा ये वेदरिंग का प्रक्रिया। और केमिकल का बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हुई, ऑक्सीजन गैसें हुई, ठीक है। और कुछ केमिकल्स जैसे वायुमंडल में मौजूद, चट्टानों में मौजूद जो मिनरल्स हुए, जो केमिकली मिनरल्स है, वो लोग भी रासायनिक प्रक्रिया करके चट्टानों में टूट फूट करती है। ये केमिकल कारक हो गया। और जैविक कारक मतलब हो गया हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जो है कारक, उसको जैविक कारक कहेंगे, ठीक है। इसका हमारा हो गया वेदरिंग। अब हम लोग आते हैं अपना इरोशन पे। जैसा कि यहाँ पे इरोशन में, जैसा वो मैंने पहले ही बताया था कि दोनों एक दूसरे को उल्टा है। इरोशन को क्या कहेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में टूट फूट की प्रक्रिया, जिससे चट्टानें टूटकर अपनी जगह से दूर चला जाता है, यानी कि उनमें परिवहन हो जाता है। इसी को कहेंगे हम लोग इरोशन। इसके कारक क्या होते हैं, तो इसका कारक मतलब जिनके कारण ये घटनाएं होती है वो हो गया नदी के कारण क्या होता है, चट्टानें टूटकर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। या हिमनद मतलब जो बर्फ वाली नदियां होती है उसको हिमनद कहा जाता है। इसके बारे में भी हमको यहाँ पढ़ना है। तो हिमनद के कारण से भी ये क्रिया होती है। वायु, हवा के कारण से भी ये क्रिया होती है। और बहता जल या किसी भी प्रकार का बहता जल, चाहे वो बारिश का बहता जल हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, वो जो भी बहता जल होगा उससे ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा अच्छे से समझें कि वेदरिंग प्रक्रिया और ये इरोशन प्रक्रिया क्या होती है। वेदरिंग प्रक्रिया मतलब अपक्षय प्रक्रिया के डेफिनेशन को एक बार मैं क्लियरली बता देना चाहूंगा कि पृथ्वी के बाहरी भाग में टूट फूट की प्रक्रिया, ठीक है, जिससे क्या होता है चट्टानें टूटकर वहीं बिखर के रह जाती है और उन्हें परिवहन नहीं होता, उसे हम लोग वेदरिंग या अपक्षय या परितुक्षरण कहेंगे, ठीक है। ये जो क्रिया होती है मुख्य रूप से भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा होती है। इसके बाद हम लोग आएंगे अपरदन में। तो अपरदन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में होने वाली प्रक्रिया। वो कैसी प्रक्रिया, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में होने वाली टूट फूट की प्रक्रिया, जिसमें चट्टानें टूटकर अपने जगह से दूसरे जगह परिवहन हो जाता है ना, परिवहित हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, बोलेंगे। उसी को हम लोग कहेंगे अपरदन क्रिया, ठीक है। अपरदन क्रिया के जो एजेंट्स होते हैं वो होती है नदी, हिमनद, वायु और बहता जल। इसके डेफिनेशन के बाद समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में होने वाली टूट फूट की प्रक्रिया जिसमें चट्टानें टूटकर अपने जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है, मतलब इनमें परिवहन हो जाता है, तो इसे हम लोग अपरदन क्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हम लोग तो एक पिक्चर के जरिए मैंने कुछ बताने का कोशिश की, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमारा जो अपक्षय प्रक्रिया में देखिए क्या हुआ है कि अपक्षय प्रक्रिया में जो चट्टान है, हमारे एक बड़ा सा चट्टान है, चट्टान क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। और टूट कर क्या हो रहा है, ये बिखर के इसी जगह पे गिरा रह जा रहा है। और ये चट्टान जो बिखर के यहाँ पे गिरा रह गया, इसी क्रिया को हम लोग अपक्षय की क्रिया कहेंगे। यानी कि क्या हो रहा है चट्टान के साथ, ये चट्टान जो यहाँ पे बिखर के गिरा है, ये चट्टान अब इसी जगह पे टूटेगा, फूटेगा, चूर्ण में बनेगा, फिर उसके बाद वो इस मिट्टी में समा जाएगा। तो ये हमारा अपक्षय का प्रक्रिया कहलाएगा। इसी जगह पे उसके साथ जो प्रक्रिया होना है। अगर किसी कारण से ये जो चट्टान यहाँ टूट गया है, ठीक है, अगर किसी कारण से ये जो चट्टान जो मैंने उस पिक्चर में बताया, तो फिर यहाँ पे बताता हूँ, किसी कारण से अगर ये चट्टान टूट के यहाँ गिर गया, ठीक है, और किसी कारण से या फिर बारिश हुई या आपका ये ठंड पड़ रहा है या वायु चल रही है, इन सभी कारणों से अगर ये चट्टान जो नीचे गिरा हुआ है ये अपने जगह से चल के किसी और जगह पे पहुंच जाता है, ऐसे स्थिति में ये क्रिया हमारा अपरदन क्रिया कहलाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अपक्षय और अपरदन। अब हम लोग आगे समझेंगे अपक्षय क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और अपरदन के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि हम लोग के सिलेबस में हमें अपक्षय के बारे में, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में हमारा अपक्षय और अपरदन आता है ना, तो यहाँ से हमको पूरा ध्यान दे देना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगा देना, क्योंकि आगे का जो मैंने बोला ना कि इसके बाद जो वायु, हिमनद और नदी के बारे में पढ़ाऊंगा वो इसी पे बेस्ड होगा, तो एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं अपक्षय के प्रकार को। अपक्षय जो होता है हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारा होता है फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय, या उसी को कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा प्रकार कहलाता है हमारा केमिकल वेदरिंग और तीसरा प्रकार कहलाता है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहले हम समझते हैं कि हमारा फिजिकल वेदरिंग और या मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है, एक एक करके समझेंगे सबको हम आगे चल के। तो हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग जो होता है वो होता है, इसके डेफिनेशन को समझे पहले, कि सूर्य ताप, वर्षा, पाला, दबाव इत्यादि से चट्टानों में टूट फूट होने की प्रक्रिया को हम लोग फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग या यांत्रिक अपक्षय कहा करते हैं, ठीक है। इसके डेफिनेशन को मैं एक बार और बता देना चाहूंगा कि
सूर्यताप, पाला, वर्षा या दबाव द्वारा चट्टानों में होने वाली टूट फूट की प्रक्रिया को हम लोग भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहा करते हैं। एक और बात इसमें कि इसमें क्या नहीं देखने को मिलता, तो यांत्रिक क्रिया इसमें नहीं होती, सॉरी यहाँ पे रासायनिक क्रिया इसमें नहीं होती, यानी कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा फिजिकल वेदरिंग, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला को सूर्यताप कहा जाता है, दूसरा को वर्षा कहा जाता है, तीसरा पाला होता है और चौथा दबाव मुक्ति आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि हमारा सूर्यताप क्या होता है। सूर्यताप, जैसा कि शुरू में इसके नाम में दिया हुआ है, सूर्य का ताप से होने वाला अपक्षय। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे सूर्यताप वाला अपक्षय। जैसे कि क्या होता है सूर्यताप से, हम बता रहे हैं आपको कि जिन प्रदेशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है या जिन प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है, ऐसे जगहों पे हमारा जो फिजिकल वेदरिंग होता है वो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, सबसे ज़्यादा काम करता है। हाँ ठीक है ना, तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, हमारा जिस जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे दिन के समय में चट्टानें ज़्यादा पिघलती है, फैलती है ना। चट्टानों में क्या होता है, प्रसारण होता है, वो फैलने लगती है गर्मी पड़ने से। और जैसे ही रात होता है तो जो गर्मी होती है वो गर्मी चली जाने से, ठंडी हो जाने से चट्टानें सिकुड़ने लगती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है फैलने की, सिकुड़ने की, फैलने की, सिकुड़ने की जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है चट्टानों के अंदर, इस प्रक्रिया के कारण चट्टानें क्या होती है, कमजोर हो जाती है और कमजोर होकर परत दर परत बिखरने लगती है और बिखर के अपने जगह पे गिर जाती है, अपने जगह पे पड़ी रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं सूर्यताप वाला अपक्षय। ठीक है ना, ऐसे समझ में। आगे देखते हैं हम लोग का वर्षा क्या होता है। तो जिस जगह पे, जिन स्थानों पे अत्यधिक वर्षा होती है, जहाँ पे वर्षा तेज होती है, और तीसरी वर्षा नहीं, तेज वर्षा, एकदम सीधी वर्षा जहाँ होती है, जिस जगह पे सीधी वर्षा होती है उस जगहों पे जो वर्षा होती है वो चट्टानों के ऊपर एकदम तेज प्रहार करती है। वो इतने तेज प्रहार करती है कि चट्टानें वैसे ही चटक के टूट जाती है। और इसका एक और हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, एक और कारण बता सकते हैं कि जो गर्म वाले प्रदेश होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन गर्म प्रदेशों में चट्टानें तो दिन के समय में काफ़ी कड़क रहती है ना, वो एकदम गर्म रहती है। और अचानक से जब वहाँ पे वर्षा हो जाती है तो चट्टानें क्या उसी प्रकार चनक जाती है, उसी प्रकार टूट जाती है, जिस प्रकार तवे पे हम लोग पानी के छींटे मारने नहीं देखते कि छन से आवाज आता है ना, और चट्टानें, इससे क्या होता है, बर्तन कड़क जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि जहाँ पे कभी ज़्यादा गर्मी होती है, जिस जगहों पे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे वर्षा का जल अचानक से जब कभी बरस जाता है तो चट्टानें उस वर्षा के जल के प्रभाव से चटक के टूट जाती है। ठीक है, इससे हमारा वर्षा के कारण अपक्षय होता है, बोल सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा पाला किस तरह से प्रभावित करता है चट्टानों को। तो जिन जगहों पे हमारा चट्टानी जो एरिया होता है, माउंटेनियस एरिया होता है, पहाड़ी एरिया होता है, और जहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है, उस जगह पे ये पाला वाला काम अधिक होता है। जैसे कि हम कैसे कह सकते हैं, तो मान लीजिए कोई एक चट्टानी एरिया है और उन चट्टानों में दरारें पड़ी हुई है ना। चट्टानों में तो बहुत सारी दरारें होती है, उसमें बहुत से वो गैपिंग्स होते हैं। उस गैपिंग्स में क्या होते हैं कि वर्षा का जल रात के समय में दिन के समय में भर जाता है। ठीक है, किसी कारण से वर्षा का जल जब उसमें प्रवाहित हो जाता है, घुस जाता है, और रात के समय में वर्षा का जल क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में जम जाता है। ऐसे जब जमने से क्या होता है कि जब वर्षा का जल जम जाएगा तो उसका क्या होगा, प्रसारण होगा, और जब दिन में जब ठंडा हो जाएगा तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में प्रसारण होने से चट्टानों की दरारें तो बड़ी होती है और दिन के समय उसमें अधिक वर्षा का जल घुस पाता है, और रात में क्या होता है, उसका प्रसारण होता है, बर्फ बनने के बाद, जमने के बाद, तो वो फिर फैलाता है और दिन के समय फिर वो पिघल जाता है। तो ये प्रक्रिया जहाँ लगातार होती रहती है, इससे क्या होता है कि हमारी जो चट्टानें जो क्रेक होती है, उस क्रेक से, मान लीजिए क्रेक है, उस क्रेक से कमजोर होकर अलग हो जाती है, टूट जाती है और टूटकर बिखर जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, यानी कि पाला द्वारा फिजिकल वेदरिंग। इसके बाद हमारा आता है दबाव मुक्ति। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि हमारा जो धरातल है, इसके ऊपर कई बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई है ना, बड़ी बड़ी विशाल विशाल चट्टानें एक जगह पे पड़ी हुई है। यहाँ पे पड़े होने से क्या हो, मान लीजिए एक धरातल है हमारा, यहाँ पे एक चट्टान पड़ी हुई है, बड़ी सी चट्टान है, पड़ी रहने से क्या हुआ कि ये नीचे वाला जो एरिया है वो इस चट्टान से बहुत ज्यादा दबा हुआ है ना। ये चट्टान है हमारा और ये नीचे का एक एरिया है, मान लेते हैं कोई जगह है उसके नीचे का। ठीक है, तो ये जो नीचे का जगह है उस भारी चट्टान से दबा हुआ है। इससे क्या होता है कि चट्टान के ये जो चट्टान है बहुत प्रचंड दाब सह रहा है। ठीक है ना, और मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए कोई तूफान आया, आंधी आया, फिजिकल वेदरिंग जो बाहर में काम करे, उस कारण से ये चट्टान अचानक से हट गया वहां से। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली चट्टान है इसको क्या बहुत आराम मिलेगा, है ना, आराम मिलेगा ना, दाब मुक्ति मिलेगी उसको। तो दाब से मुक्ति मिलने पे वो क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा प्रसार करेगा, अपना फैलाएगा अपने आप को। ये ज्यादातर अवसादी चट्टानों में होता है। अवसादी चट्टानें भी ऐसी फैलती है, जब कभी उसको दाब से मुक्ति मिलती है तो अवसादी चट्टानें फैलने लगती है, और जब ये चट्टानें फैलने लगती है तो क्या होता है, ये चट्टानें टूटने लगती है और चट्टानें टूटकर वहीं बिखर जाती है। ठीक, ये हमारा हो गया पूरा फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट यहाँ पे। अब हमारा आ जाता है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग हम कैसे बोलेंगे, तो केमिकल वेदरिंग को हिंदी में रासायनिक अपक्षय कहा जाता है।
तो इसका डेफिनेशन समझ लेते पहले कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों में टूट-फूट की प्रक्रिया को केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन, बातों पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा इसका जो टाइप होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं, उस प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला प्रकार है कार्बनीकरण, दूसरा प्रकार है ऑक्सीकरण, तीसरा जल योजन और जल अपघटन। कार्बनीकरण क्या होता है तो देखते हैं, जिन जगहों पे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और वहां पे बारिश हुआ करती है, तो साधारणतः हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है ना। सांस जब हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन लेकर, तो इससे इस वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनीकरण प्रक्रिया होती है और इस कार्बनीकरण प्रक्रिया से केमिकल वेदरिंग होता है, चट्टानों में टूट-फूट की प्रक्रिया होती है। ये कैसी होती है ये समझना है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वातावरण में वायुमंडल में मौजूद है, वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता चट्टानों को। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मौजूद जल के साथ, है ना, जलवाष्प के साथ या वर्षा हुआ उस जल के साथ जब मिल जाता है, तो मिलने पे वो कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये कार्बनिक अम्ल जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ये जिस किसी चट्टानों में पड़ता है उसको पिघलाना शुरू करता है हल्के हल्के मात्रा में। वो चट्टानों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये जो क्रिया होती है ज्यादातर इसके द्वारा, इस कार्बनीकरण द्वारा, जो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण अगर बोले तो ये कास्ट प्रदेश बोला जाता है, ठीक है ना। उस कास्ट प्रदेशों में हमारे कार्बनीकरण की क्रिया अधिक होती है, ठीक है। कास्ट प्रदेश यानी कि चूना युक्त प्रदेश, जिस किसी जगहों पे, जिस किसी चट्टानों में चूना की मात्रा अधिक होती है, उन चट्टानों में अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल उस चट्टानों पे अगर पड़ता है, तो जल क्या करता है, जो अम्ल क्या करता है, वो चट्टानों को पिघलाना शुरू कर देता है और पिघला के उसमें के जो चूना होते हैं उस चूने को गला के बाहर लेके चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा कार्बनीकरण प्रक्रिया होता है वहां पे और चट्टानों में टूट-फूट हो जाती है, ठीक, चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती है। इसका बाद हमारा ऑक्सीकरण आता है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हम लोग किसी लोहे को अगर पानी में रख दे तो लोहे में क्या लग जाता है, पानी में रख दे, हवा में रख दे तो लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग कैसे लगता है, तो जंग लगता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कारण से। ऐसी ऑक्सीजन के कारण से ऑक्सीकरण क्रिया होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चट्टानें होती है, बहुत सारे खनिज लवणों का मिश्रण होती है, उसमें बहुत से तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। और अगर ऐसे ही खनिज लवण में एक आयरन भी हमारा होता है, फेरस होता है, तो वो अगर मान लीजिए किस चट्टान में फेरस मौजूद है, आयरन मौजूद है और उसके ऊपर ऑक्सीजन युक्त जल, है ना, वायुमंडल का ऑक्सीजन जल के साथ मिलकर उसके ऊपर गिरे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये चीज होगा कि जो चट्टानों में मौजूद फेरस होगा, आयरन होगा, उस ऑक्सीजन से प्रभावित होकर पिघलना शुरू कर देगा। मतलब बोलेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब जंग लग जाएगा तो जंग लगने से चट्टानें भी कमजोर हो जाएगी, हैं, तो चट्टानें कमजोर हो जाने के बाद टूटने लगते धीरे धीरे। इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इसके बाद कहा जाता है जल योजन। जल योजन यानी कि वर्षा का जल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के क्षार या अम्ल बनाता है, ठीक है। वर्षा का जल विभिन्न प्रकार के क्षार या अम्ल, एसिड बनाता है। ये जो क्षार और अम्ल युक्त जो जल होता है जब किसी चट्टान पे पड़ता है तो चट्टान के बाहरी आवरण को बहुत प्रभावित करता है और उसके साथ घुल जाता है ना, मिलके उसको क्या करता है, बाहरी आवरण को भारी बना देता है। और जब कभी चट्टानों का बाहरी आवरण भारी हो जाता है और अंदर का आवरण वैसे का वैसा ही रह जाता है तो चट्टानों में एक अलगाव पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है, चट्टानें अपनी जो विशेषताएं होती है या उनके जो मिनरल्स होते हैं वो अपने आपस में जो टूट जाते हैं। और टूटने से क्या होते हैं कि चट्टानों का जो बाहरी आवरण होता है वो मेन चट्टान से टूट के अलग हो जाता है और बिखर जाता है। इसी तरह हमारा रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, और ये जो जल योजन की क्रिया है ये ज्यादातर अग्नेय चट्टानों पर होती है। अग्नेय चट्टानें मतलब हम बोल सकते जो मेग्मा जो जमीन के अंदर से निकलता है उससे बनने वाली चट्टानों को अग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसका एक एग्जांपल है। इसके बाद आता है हमारा जल अपघटन। जल अपघटन की प्रक्रिया कैसे समझेंगे, तो वायु में मौजूद जो वर्षा होती है ना, वर्षा क्या करेगा, किसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या ऑक्सीजन के साथ मिलकर अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल या लवण बनाते हैं। ये क्या करते हैं, किसी चट्टान में मौजूद खनिज को अपने साथ सीधे बहा के लेके चले जाते हैं। मतलब कि हम लोगों को तो पता ही है कि चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना हुआ है और ये खनिज जब मेन जो खनिज होते हैं इसके इसी कारण से चट्टान जुड़ा हुआ है और एक साथ खड़ा है। तो ये जब खनिज ही अलग हो जाएंगे, मुख्य चीज ही अलग हो जाएगा, तो चट्टानें भी तो नहीं खड़ा रह पाएगी। चट्टानें भी क्या होता है, जिससे कमजोर होकर टूट जाती है ना, खनिज के निकल जाने से चट्टानें कमजोर होकर टूट जाती है, जिससे हमारा केमिकल अपक्षय होता है। तो ये हमारा हो गया केमिकल अपक्षय कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल अपक्षय यानी कि जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय मुख्य रूप से इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा मनुष्य द्वारा चट्टानों में टूट-फूट की प्रक्रिया को जैविक अपक्षय कहा जाता है। क्या, तो जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य द्वारा चट्टानों में टूट-फूट की प्रक्रिया को जैविक अपक्षय कहा जाता है। तो चट्टानों में टूट-फूट की जो प्रक्रिया है आजकल, ये जो जैविक अपक्षय हमारे ये काफी तीव्र गति से हो रहा है। इसके जो हमारे प्रकार है वो 3 प्रकार है। पहला होता है जीव जंतु,
दूसरा होता है पेड़ पौधे द्वारा होने वाला अपक्षय, और तीसरा होता है मनुष्य द्वारा होने वाला अपक्षय। तो जीव जंतु कैसे अपक्षय करते हैं आपके आसपास, मतलब जीव जंतु किसको कहा जाता है वो तो पता ही है ना, जो जानवर हो गए हैं, जानवर हो गए उन्हें जीव जंतु कहा जाता है। जानवर हो गए छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली, ये सभी जीव जंतु कहे जाते हैं। इनके द्वारा अपक्षय कैसे होता है, तो समझते हैं कि कुछ ऐसे धरती पे कुछ ऐसे जानवर मौजूद है जो जमीन में क्या करते हैं, बिल बना के रहते हैं। बिल बना के रहने के कारण से क्या होता है, वो जहां तहां कोड़ देते हैं। कोड़ने से क्या होता है, चट्टानें कमजोर हो जाती है और चट्टानें टूट जाती है। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे चारागाहों का बात करें, कुछ जानवरों का बात करें जो क्या करते हैं, चारा के लिए अपने जंगलों में जाके चरते रहते हैं ना, जैसे गाय हो गए, बकरियां हो गई, चरने के लिए बाहर निकलते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी जो खुरें होती है वो खुरें चट्टानों पर जब पड़ती है तो चट्टानों को कमजोर कर देती है ना, तो इससे भी टूट फूट होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल अपक्षय होता है। इसके बाद हमारा आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे हम प्रभावित करती है, तो आपको ही पता है कि आप कभी भी देखोगे किसी दीवार पे अगर बरगद का पेड़ छोटा सा पौधा दिखता है आपको, तो आप क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि जो पेड़ होता है वो अगर वहाँ पे बड़ा होगा तो पेड़ की जो जड़ें होगी वो भी बड़ी होगी, और पेड़ की जड़ें हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती है। तो अगर वो किसी चट्टान पे, मान लीजिए किसी चट्टान पे कोई पौधा उग रहा है ना, तो पेड़ जितना ऊपर बढ़ता है उसका डबल नीचे बढ़ता है, मतलब उसकी जड़ें उसकी डबल नीचे बढ़ती है। और वो जड़ें जब चट्टानों के अंदर प्रवेश करके चट्टानों के अंदर बढ़ने लगती है तो चट्टानों की दरारें क्या होती है, वो बड़ी और चौड़ी होते रहती है। इससे क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट होती है। इसी से हमारा जो बायोलॉजिकल अपक्षय कार्य करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है मनुष्य। तो अपक्षय की दुनिया में अगर बोले तो मनुष्य जो काफी तीव्र गति से अपक्षय की क्रिया कर रहा है, हम लोग जानते ही हैं, हम लोग आसपास देख ही रहे हैं। मनुष्य काफी तेजी गति से सड़कें बना रहे हैं, जंगलों का साफ सफाया कर रहा है, सुरंगें बना रहे हैं, है ना, जीव जंतुओं को खत्म करते जा रहे हैं हम लोग तेजी से अपने फायदे के लिए। इससे क्या हो रहा है, एक तरह का अपक्षय हो रहा है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल अपक्षय कहते हैं, और ये काफी तीव्र गति से हो रहा है और ये हमारे कारण हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा कम करें ताकि हमको ऐसे बोलना ना पड़े, ठीक है। अब ये तो हमारा था सारा अपक्षय का डेफिनेशन। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे अपरदन को, ठीक है। अगर इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपरदन को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।